अस्सलाम वालेकुम। टीम अब्दुल अमार मुनम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा ये सेशन है ये 2-3 हवालों से बड़ा अहम सेशन है, यादगार सेशन है। इसकी एक वजह तो ये है कि इस वक्त हम रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बाशर रहमतुल्लाह अलैह और उनके शेख हुज़ूर पीरा शाह गाज़ी अलैह रहमत सरकार के मज़ारात के बिल्कुल पास बैठे हैं और आपको जो ये बैकग्राउंड में जो जितना भी बैकग्राउंड है ये उन मज़ारात शरीफ़ा ही नज़र आ रहा है। दूसरी वजह जो है वो ये है कि आज हम एक सेशन और एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं कि दुनिया भर में अब वो जो स्कूल्स में तख्तियाँ लिखवाई जाती थी और बच्चों की खुशखती को बड़ा ठीक किया जाता था, अब वो कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब पीएचडी डॉक्टर्स भी अगर आप उनकी उर्दू की राइटिंग देखें तो वो बड़ी नागुफ्ता बे हालत में होती है। तो इसलिए हम अब एक सीक्वेंस शुरू करने लगे हैं। इंशाल्लाह हम ऑनलाइन वीडियोस बनाया करेंगे और उसके बाद हम फिर जो लिखने का सामान है उस मुतलका बच्चे तक पहुंचाएंगे और उसमें फिर ये होगा कि इसी के साथ फिर आगे जो हमारा पेंटिंग का सिलसिला है, कैलीग्राफी का सिलसिला है, ऑयल पेंटिंग हो गई, यानी बच्चों को वो दूर कहीं पे दुनिया में बैठ के भी वो चीज़ें सीख सकेंगे। और तीसरी और अहम बात जो आज के सेशन की है कि मैं जो टूटी फूटी जो उर्दू लिखता हूँ, तो आज मेरे नहायत ही शफीक उस्ताद मोहतरम मियाँ साजिद साहब तशरीफ़ रखते हैं कि जिन्होंने हमें आज से करीबन 15 से 20 साल पहले की बात है कि मुझे याद है कि हमारी क्लास के ये बाकायदा उस वक्त टीचर नहीं थे, लेकिन इनकी आप उर्दू नवीसी के हवाले से मोहब्बत देखिए कि बाकायदा स्पेशल हमारी क्लास में जाकर हमें बताया कि फ़लाँ लफ्ज़ लिखते हुए क्या क्या आप करेंगे तो आपको ये समझें कि आपने उस लफ्ज़ को सही लिखा है। और हाल ही में जब मुझे पता चला कि मियाँ साहब जो यहाँ के लोकल स्कूल्स हैं वहाँ पे भी जाके इन्होंने ये जो फरीज़ा हैं ये सर अंजाम दे रहे हैं, तो मियाँ साहब हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। सर अब आपको ज़हमत दूंगा कि हमारे वो बच्चे बिलखसूस जो प्राइमरी क्लासेस में हैं और वो सीखना चाहते हैं उर्दू को लिखना, उनके हवाले से आप क्या इरशादात फरमाते हैं कि वो उर्दू सही तरीके से लिख सकें? ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अहमियत दी और कहा कि आप भी समझाएं। देखिए, पाकिस्तान पूरे में बेशुमार लोग काम कर रहे हैं और होता रहेगा, लेकिन अपनी अपनी बसात के मुताबिक जिसको जितनी हिम्मत है वो कोशिश करता है कि मैं अपना काम सही करूं। तो इस सिलसिले में जब से मैंने टीचिंग शुरू की, मुझे शुरू में ही शौक़ था कि सबसे छोटी पहली क्लास जो है उसको मैं सिखाऊं, उसको मैं पढ़ाऊं। बाद में चलो जूनियर सीनियर क्लासेस चेंज होती थी, लेकिन आज भी मुझे बेसिक उर्दू लिखाने का और पढ़ाने का शौक़ भी है और वो पूरा करने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन अब तो रिटायरमेंट के बाद और कोरोना की वजह से क्लासेस वगैरह नहीं है, और आपने 2 साल के बाद मुझे आज याद कराया तो मुझे भी अजीब सा लगा कि चल मैं भी अभी टीचर हूँ, तो मुझे वो सारी अपनी कहानी याद आ गई। तो मैं यही बात कहता हूँ, अगर बड़े को पढ़ाना हो या छोटे को पढ़ाना हो, इसके लिए अलग अलग मेथड है। अगर हमने बड़े को पढ़ाना है तो उसको पहले कायल करेंगे कि आपकी लिखाई क्यों ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं जी कंप्यूटर आ गया, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, उसमें फ़ोन पड़े हुए हैं, जो मर्ज़ी आप लिख लें। और छोटे बच्चों को स्पेशली अगर आप लिखाई में वो दिलचस्पी लेते हैं तो वही बच्चा लफ्ज़ बनाने में भी दिलचस्पी लेगा और लफ्ज़ बोलने में भी शौक़ रखेगा। अगर उसको लिखाई का शौक़ नहीं है, लफ्ज़ बनाना ही नहीं आ रहा, वो डर है बेचारा, तो फिर वो ना लिखना आएगा ना पढ़ना आएगा। लिखाई के शौक़ से पढ़ना भी जल्दी आता है। तो उस सिलसिले में मैंने जो चीज़ें किताबें पढ़ी हैं, ताजुद्दीन ज़रीन को पढ़ा, बाकी लोगों को पढ़ा, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि ख़ुद आप अपने इलाकाई और अपने लोकल बच्चों के मेयार को मद्देनज़र आकर जो बच्चा कितनी उम्र का है, किस माहौल का है और उसको कैसे आप कायल करेंगे, पहले बच्चे को आप कायल करें, उसको समझाएं कि उसकी लिखाई सही करनी है। तो उसके लिए मैं बच्चों को, आपको अक्सर याद होगा कि मैं रोज़मर्रा की मिसालें दे के बताता था। मैंने कभी ये नहीं स्ट्रेस नहीं किया था कि आप ये चीज़ पढ़ें, ये करें। और मुझे याद है कि मैं जब अलिफ और बे से शुरू करता हूँ, और आज भी मैंने, जब आपने मुझे कल याद कराया तो मैंने गौर किया कि ये टोटल 6 क्लासेस बनती हैं जिसमें हम पूरी हरूफ तहजी मुकम्मल कर लेते हैं। वरना क्या होता है कि जी एक लाइन लिख के दी, एक हर्फ लिख के दिया, एक लफ्ज़ लिख के दिया, उसकी मशक करें, मशक करते करते महीनों गुजर जाते। लेकिन टोटल 6 क्लासेस हैं। अब बच्चे की हिम्मत है कि बच्चा 1 घंटे में
उसको पकड़ता है। हमें तो मुझे याद पड़ता है आपने एक ही सेशन में उस वक्त एक बताया सेशन में सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसको मैंने डिवाइड करके यूनिट बना के बताया कि 6 क्लासेस बनती हैं। सबसे पहले आप अलिफ और बे का तस्वर दें पहले सेशन में। अब आप अलिफ अगर पढ़ाते हैं तो मैं यहाँ आपका कैमरा भी देख ले, ये लाइन है आपकी। अलिफ आपका ये सीधा अलिफ है, लाइन को टच करेगा। इसके लिए मैंने 3 बातें बतानी हैं कि अलिफ टेढ़ा ना हो, बल्कि मैं बच्चों से लिखवाता हूँ, पहले वो गलत लिखेंगे, दूसरे बच्चे हंसेंगे, फिर वो फ़ौरन पिक कर जाएंगे। एक बच्चा अलिफ ऐसे डालता है, एक बच्चा थोड़ा सा ऐसे डालता है, एक बच्चे का अलिफ इस लाइन से ऊपर है, तो मैं कहूँगा ये तीनों गलत हैं। ये अलिफ सही है जो सीधा भी है और लाइन के साथ टच, बस इसके अलावा कोई और साइंस नहीं है, कोई मंतक नहीं है। अब आ गई बे, तो बे में जो टेक्निकल फॉल्ट आता है, जितनी दफ़ा भी आप लिखें, बे का पहला जो ये किनारा है, ये कोना है इसका, ये ऐसे स्लोप बनाना होता है। ये वाला हिस्सा लाइन के साथ टच करेगा, आखिर में थोड़ा सा ऊपर जाके ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इस चीज़ का कंसेप्ट देना है। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बहुत ही वो खतात है, कातब बन गया, नहीं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट उसका सही हो। ये चीज़ ख़त्म करने के लिए मुझे याद है कि मैं इस तरह बना के कश्ती बनाता था कि ये कश्ती है आपकी, ये आगे का इसका सिरा जिस तरफ से पानी की तरफ वो जा रही है, तो यही शेप आपकी बे की है। जब उसको ये कश्ती का मैं तस्वर दूंगा और बे बनवा दूंगा, उसको फिर क्या होगा कि बे पे ते टे से ये मुकम्मल हो जाएगी उसकी। जब बे ते टे से मुकम्मल हो गई है, यही अलिफ जो है ये मैं उठा के इसके इधर ऊपर भी रख दूंगा ऐसे, और इसी अलिफ को मैं ज़रा सा इधर टेढ़ा करके इस एंगल में भी रख दूंगा ये, तो यही मेरा क्या बन जाएगा। और इसी अलिफ को अगर दोबारा ऊपर में रख दूं तो ये मेरा गाफ भी बन जाता है। इस तरह मैंने अलिफ और बे मुकम्मल करके अलिफ बे पे ते टे से और उसके बाद क्याफ गाफ ये मुकम्मल कर दिया। ये मेरा एक सेशन है। एक सेशन सीखने के लिए जितने दिन या 2 दिन या घंटे, ये बच्चे की इस्तात पर मुनसर है कि वो कितनी देर लेता है। सही। जीम, उसके बाद आ गया मेरा जीम भी, क्योंकि बे थे के बाद जीम आ रहा है, तो जीम के लिए पहले तो लाइन लगी, और लाइन के बाद जो पहला चीज़ है तस्वर है वो जीम का सर है। उसको मैंने ऐसे बना दिया कि यहाँ से कोना है, यहाँ से मोटा है, लेकिन इसके कोने नहीं निकालने ऊपर। अक्सर बच्चों से पहले मैं गलत जीम डलवाता हूँ। ये लाइन है, बच्चे जीम डालेंगे ऐसे, बच्चे जीम बनाएंगे ऐसे, मैं इनको गलत करके फिर दोबारा इसको कोशिश करूँगा कि ये जो चीज़ है मैं यहाँ तक लाऊंगा, लाइन तक, और बच्चे को ये समझाऊंगा कि ये जीम का जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला और इसका सर एक लाइन में, और मिसाल दूंगा कि अगर जिम को मैं दीवार के साथ खड़ा करता हूँ तो ये दोनों चीज़ें टच करनी चाहिए। अब ये जिम बच्चा कहेगा हो मैंने गलत डाल दिया, इसका मुंह आगे चला गया, ये कहेगा कि ये भी गलत हो गया, इसका पेट आगे चला गया। फिर मैं इसको यहाँ से गोल कर दूंगा कि ये हमारा जिम का ये वाला हिस्सा बन गया। अब बच्चा ये जो गुलाई बना रहा है इसको भी कोशिश करेगा, अलग अलग उनकी गुलाइयाँ आ रही हैं। मैं बच्चे को समझाने के लिए यहाँ से इसको बंद करता हूँ। अगर मैं बंद करता हूँ तो ये अंडे की शेप अगर बनी है तो फिर आपकी ये मुकम्मल जीम है। तो बच्चा फ़ौरन ये सीखता है जीम चे एक है। अब दाल नहीं, अभी जीम का जब ये मैंने घेरा बनाया ना तो फिर मैं जीम ही बनाऊँगा। अभी ये मैंने बनाया ना, वही सर नहीं बनाया जीम का मैंने। बच्चे को उसकी समझ आई हुई है, और यहाँ इसका मैं ये सर बना दूँगा ये वाला। सही। तो ये बच्चे को पता चलेगा कि जीम और एंड ये एक ही चीज़ है, सिर्फ इसका और इसका फ़र्क है। अगर आप ये दायरा बराबर है, कर्व बराबर है, और कर्व के ऊपर ये चीज़ें अलग अलग बना देंगे, ये कंप्लीट है। इसके लिए आपको, लेकिन ये कर्व अगर वो सिंगल पेंसिल से लिखता है तो उसको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेंसिल उठाए बगैर। लेफ़्ट ये इस हाथ से इस हाथ पीछे की तरफ ये मुड़ेगा, वो ये उसकी लाइन पूरी हो जाएगी। इसके लिए मैंने ये बनाए, जैसे एक मैंने ये लाइन बनाई है गाफ तक जो आपके मुकम्मल होगी, ये दूसरी आ गई जीम वाली जो आपने अभी, और एन और गैन मैंने शामिल की है। लेकिन एन और गैन में ये एन का आधा हिस्सा है ये वाला, ये क्या है हमज़ा,
क्योंकि हमज़ा ये ऐन का सर है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब बच्चे का खौफ ख़त्म हो गया कि ये मेरी जीम चे भी आ गई, ऐन गैन भी आ गई और हमज़ा भी आ गया। हमज़ा को यही ऐन मैंने आधा उतार के ये रख दिया, तो ये मेरा दूसरा सेशन मुकम्मल हो गया। इसके बाद मैंने ये तीसरा सेशन, ये मेरा नून से शुरू होगा। इसमें नून, लाम, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद। कैसे, पहले मैं आपको बताता हूँ। नून के नून के लिए पहले मैंने बनाया जी, ये अलिफ बना दिया, वही अलिफ जो पहले मैंने बनाया था। अलिफ के साथ मैंने इसको इस शेप में नून बनाया। जब बच्चे को मैंने नून ये समझा दिया कि ये इससे थोड़ा नीचे है, इसकी शेप थोड़ी ऐसे है, लेकिन ये इसका हिस्सा जो है पहले वाला अलिफ ये सीधा है। अब बच्चा नून समझ गया मेरा कि ये नून है दरमियान में, इसके ये नुक्ता आ गया जी। अब नून से ही मैंने क्या करना है कि ये अलिफ अगर लंबा कर दें तो यही मेरा लाम है। लाम कोई नई चीज़ नहीं है। लाम के बाद मैंने उसको बता दिया सीन। अब सीन के लिए जो मैंने इसको बनाए, इसके जो किनारे हैं, इसके जो टुंड बनाए मैंने, तो वो क्या है कि पहले ये छोटा है, दूसरा ये बड़ा है, ये ऊपर है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे है। एक तरतीब इसकी ये, और दूसरी ये है कि ये जो पहले वाला है इसकी मोटाई कम है, दूसरे की मोटाई उससे भी ज़्यादा है। ये मैंने लाइन के साथ टच कर दिया अलिफ के साथ, तो ये मेरा बन गया सीन का सर बन गया। ये मेरी सीन है। और अगर शीन आप इसके ऊपर नुक्ते देते हैं तब भी ठीक, अगर आप इसको लंबा करते हैं, ये वाली कर्व बना रहे, तो ये आपकी शीन बन गई। अगर आप स्वाद बनाते हैं, यही नून, इसके साथ आपने क्या करना है, ये चीज़, ये चीज़, और आगे वही अलिफ, ये अलिफ है, ये स्वाद है, लेकिन आगे ये अलिफ है यहाँ तक, और बाकी आगे ये वही वाला, ये नून आ गया। ये आपका आ जाएगा नून, लाम, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद। ये आपका सेशन तीसरा भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये आ गया दाल, दाल, रे रे और तोए जोए। अब ये इनकी तकरीबन शेप मिलती हैं। इसमें आपने क्या करना है कि दाल बनाना है। ये दाल का सर आ गया, ये नीचे आ गया, यहाँ तक इसका ये नीचे वाला पाँव है, लेकिन पाँव का जो अगला कोना है वो थोड़ा सा नीचे आता है बस। इसकी जो एड़ी है ये लाइन के साथ टच कर रही है। और अक्सर मैंने देखा है ये नस्तलीक, तुसी, जो भी अरबी आप देखें जो नेट पे आ रहा है, ये चीज़ वो कवर नहीं कर रहा। उनकी मजबूरी है, लेकिन हाथ से हम कवर कर सकते हैं, कलम से हम कवर कर सकते हैं। ये हमारा दाल आ गया। और इसकी रे है, जो रे नीचे से बिल्कुल इसी तरह, कोई फ़र्क नहीं है, सेम यही है, लेकिन ऊपर से ज़रा एंगल में इसका अलिफ आया है और नीचे से वही चीज़ है। ये मैंने इसको रे बना दिया, दाल और रे। अब आपकी दाल दाल रे 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 मुकम्मल होगी। उसके बाद आ गया तोए, क्योंकि तोए और जोए का जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी शक्ल भी ऐसे ही है। जब आप तोए लिखते हैं, स्वाद का सर बना के, जैसे आपने वो स्वाद ऊपर बनाया, ये क्या करेंगे आपके, ये सारे ऐसे बना के ऐसे रे की तरह इसका पाँव बना देंगे, जैसे ये दाल और रे का बना है। इसको ये स्वाद की तरह ये बनाया है, ये पहले वाली चीज़ है स्वाद। ये रे का पाँव भी पहले वाली चीज़ है, और अलिफ आ गया वो भी पहले वाली चीज़ है। ये अलिफ आ गया तो ये आपका तो मुकम्मल हो गया। अब आपने नई चीज़ क्या बनाई है, कुछ भी नहीं। स्वाद का सर है, रे और दाल का पाँव है, और ऊपर पे पहले वाला अलिफ है। ये तोय आ गया, नुक्ता दे दिया आपका, जोया आ गया। ये आपका कौन सा सेशन मुकम्मल हो गया, चौथा सेशन मुकम्मल हो गया। अब आ गया पाँचवा। पाँचवें में सबसे गौर तलब चीज़ है, ये वाव और काफ और फे, इनके जो सारे, इनकी शेप कैसी है। अक्सर बच्चे या बड़े जो भी लिखते हैं, खूबसूरत लिखने की कोशिश करते हैं, उसको समझ नहीं आती कि ये इनका सर इस शक्ल में क्यों है। ये तो बड़ा मुश्किल है जी। जब आप कलम से लिखेंगे, आपके कलम का कत होगा, तो फिर ये चीज़ आपको मुश्किल नहीं होगी, ऑटोमेटिक ये चीज़ बन जाएगी। जो ही कलम को घुमाएंगे, ये चीज़ आपकी साफ बनेगी।
और अगर आप वाव लिखनी है तो ये आपकी लाइन है, तो लाइन के ऊपर आपने ये सर बनाया, यहाँ से गुलाई शुरू कर दी, यहाँ तक लाया, यहाँ वही पाँव है, दाल और रे वाला, ये आपकी वाव है। उसके बाद आपने फे बनानी है, तो फे के लिए आपने क्या किया कि यही सर बनाया आपने, ये यहाँ तक आपका सर है ये, बस। उसके बाद आप बे बनाएं, वही बे जो आप पढ़ चुके हैं। ये नुक्ता दे दिया, ये आपकी बे आ गई। और बाकी इसके बाद ये जो सर आपको मैंने बनवाया है वाव, फे और काफ का, लेकिन काफ की गुलाई अलग है, वो नून की तरह नहीं है। अक्सर बच्चे कोशिश करते हैं कि नून और काफ को मिक्स करते हैं। मैं आपको ये बनाता हूँ, ये आपका सर आ गया काफ का, सर के साथ ही इसकी गुलाई शुरू हो गई है काफ पूरे की, ये सीधा नहीं आएगा और पूरे का पूरा गोल ही जाएगा। ये अगर इसको आप सीधा करेंगे तो ये ख़राब शक्ल है। ये आपका आ गया वाव, फे और काफ, इसके ऊपर 2 नुक्ते आ गए। उसके बाद आखिरी सेशन हमारा जो इसका बेसिक होगा वो होगा मीम, और छोटी और बड़ी दोनों ये, यही हम लिख लेते हैं। जैसे ये हमारी लाइन है, पहले हम ये लिखते हैं। तो ये आपने मुझे याद कराया था कि ये का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था। अगर आप ये ऊपर से ये आ रही है, इधर से थोड़ा सा बेंड इधर चला गया, नीचे फिर उसी तरह आई है जिस तरह ऊपर मैंने की। ये चीज़ मैंने बनाई है। पहले मैं तो बना के थोड़ा सा ब्रेक लगाऊंगा, गौर करूँगा क्या ऊपर और नीचे वाला हिस्सा दोनों बराबर है। मुझे अगर यकीन हो गया वाकई ये दोनों चीज़ें बराबर है, इसको मैं ये मुकम्मल करूँगा यहाँ से यहाँ तक। फिर आपके लिए वो मैंने कहा था कि अगर ऊपर भी मैं ऐसे ही कर दूँ और इसको मैं उल्टा करूँ तो ये मुकम्मल ये है। अगर हम अपने नाजरीन के लिए इसको दिखाएं तो ये ऊपर से ये पहचान ये है कि देखें ना, जैसे हमने इसको वैसे लिखा तब भी, और अगर हम इसको उल्टा कर रहे हैं तब भी आपको ये नज़र आ रही है। ये उसकी छोटी ये लिखने की असल तरीका है, और उसका ये पड़ताल है, बेसिकली पड़ताल है कि ये क्या मैंने सही लिखा हर है। बच्चा खुद चेक करे कि मेरी ये सही है। अब अगर बड़ी ये उसने लिखनी है, ये लाइन है बड़ी, ये तकरीबन इससे मिलती है, लेकिन फ़र्क ये है कि जिस तरह जीम इस तरफ से जा रहा था और सीन इस तरफ से आ रहा था, वो इसका क्या है कि ये ऊपर से छोटा सा अलिफ ये के लिए, फिर ये टेढ़ा सा अलिफ, ये दोनों अलिफ है, और यहीं से हम ये शुरू करेंगे इस हाथ से, लेफ़्ट हाथ से राइट की तरफ। यहाँ से मोटी है, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बारीक करते जाए। इसकी कोई हद नहीं है, जितनी आपको खूबसूरत लगे। इसको आप कह सकते हैं कि 5 कत भी लिख सकते हैं और 7 कत भी लिख सकते हैं। कत कहते हैं कलम की कट को, कि जितना वो मोटा होगा, कि इस मोटाई से 5 गुना भी लंबी हो सकती है और इस मोटाई से 7 गुना भी लंबी हो सकती है। ये अपना अपना स्टाइल है। सही। ये है ये। और एक रह गया हमारा आखिरी, वो क्या था, मीम। जी। हाँ जी, तो मीम के लिए सिर्फ यही है कि मीम का जो सर है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। अक्सर बच्चे ऐसे मीम लिखते हैं, जबकि मीम असल में जब कलम से हम लिखते हैं उसका कत होता है। तो पहले कलम हमारी, ये कलम से मैं लिख रहा हूँ, ऐसे किया मैंने, कलम को पीछे किया, फिर इसी कलम को मैंने आगे किया। पहले कलम को पीछे किया, फिर कलम को आगे किया, इसका मुंह ऐसे बन गया। यहाँ से मैंने इसको सीधा नीचे ये अलिफ बना दिया, नीचे ये अलिफ है मेरा, और ये चीज़ नहीं आई है, ये मीम है मेरी। सही, सही। ये आपके हरूफ तहजी मुकम्मल हो गए। अच्छा सर, अब थोड़ा सा बताइएगा नाज़रीन को, ये जो 3 लाइनों वाली बात की जाती है और 4 लाइनों वाली हाँ बात जी। की जाती है, तो ये क्या है? देखें, जदीद अंग्रेज़ी की जो है ना फार्मूला, वो 4 लाइनों में मुकम्मल है, सही। 3 लाइनों में मुकम्मल है, लेकिन उर्दू का नस्तअली का मुकम्मल नहीं हो सकता। आप पढ़ लें ताजुद्दीन ज़रीन को, आप सादकैन को, जिसका मर्ज़ी मुताला करें, उन्होंने भी 1 लाइन पे लिखा है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक फॉर्मेट चला हुआ है, एक बेस बनी हुई है, उस बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अब 4 लाइनों पे ऊपर काम करेंगे तो ये चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती।
अब उसको समझाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है कि हम क्या करेंगे जी, उसके बैलेंस को देखते हैं, ठीक है, लाइनों को नहीं देखते सही, कि हमारा जो लफ्ज़ हम लिख रहे हैं, हर्फ लिख रहे हैं, उस हर्फ का बैलेंस क्या है। हमने लाइनें लगा दी हैं, 4 लाइनें। अब मुख्तलिफ, एक कहता है जी जीम आपको यहाँ से शुरू करें और यहाँ ख़त्म करें, अगर एक कहता है जीम यहाँ से शुरू करें और यहाँ ख़त्म करें। अब उनका अपना अपना फार्मूला है, लेकिन जो दुरुस्त फार्मूला है वो यही है कि आप एक लाइन लें, सिर्फ एक लाइन, उस लाइन के ऊपर ऊपर वाले अल्फाज जैसे बे थे टे से और जीम को इतना हिस्सा लाइन के ऊपर और बाकी नीचे, सीन का इतना हिस्सा लाइन के ऊपर और बाकी नीचे, स्वाद वाद का इतना हिस्सा लाइन के ऊपर और बाकी नीचे, ऐन का इतना हिस्सा लाइन के ऊपर और बाकी नीचे। आप ये तरतीब देंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। इन 4 लाइनों से आप मुकम्मल नहीं कर सकते। अगर मुकम्मल करेंगे इनकी ये वाली शेप ख़राब हो जाएगी, जो कि वो बैजवी होनी चाहिए, जो गुलाई में होनी चाहिए। नून का जो अपना दायरा है वो ख़राब हो जाएगा। यानी फिर ये एक लाइन पे लिखा एक लाइन पे लिखा जाए, लेकिन ऊपर नीचे वाला तसव्वुर ज़रूरी है। ज़रूरी हो गया, ठीक है। उससे उसके बाद इसका जो है ना, ये जब शक्ल बनती है इसकी, जितने भी ये हमारे हरूफ हैं, इनकी जब शक्ल बनती है इनमें एक तवाज़न होता है। देखिए कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने नेचर में भी ये चीज़ हमें बताई है, उनमें तवाज़न है। और दूसरी चीज़ है उनकी खूबसूरती। और मैंने ये भी बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि जब हम ये हर्फ लिखते हैं, हरूफ तरजीह लिखते हैं, उसकी खूबसूरती को मद्देनज़र रखा जाए। अगर हम सीन को ऐसे ऐसे लिखेंगे, सीन हमारी अच्छी नहीं लगेगी। सही, इसको खूबसूरत बनाने के लिए जैसे अल्लाह ताला ने हमारे शक्लें बनाई हैं, हमारी आँख बनाई है, ये पत्ते बनाए, उनमें भी कर्व बनाई है। और नस्तलीक में भी सारी में कर्व है। सही, कर्व से क्या होता है कि खूबसूरती में इजाफा होता है। सही। आप सर कुछ और बात कहना चाहें? नहीं तो जो हमारे वो वालिदैन जो हमें सुन रहे हैं, अपने बच्चों की उर्दू नवीसी के हवाले से अगर उनको कोई पैगाम देना चाहें कि वो कैसे अपने जो है ना वो बच्चों के हवाले से कि उर्दू को कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं? मैं तो यही पैगाम दूंगा कि अगर कोई कहता है ना कि हमने कौन सा बच्चे को कातब बनाना है या नवीसी पे इतना काम करने की बजाय, आजकल साइंसेस का दौर है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, मैथ का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, वो वाकई दुरुस्त है बात। वालिदैन की बात भी दुरुस्त है कि आप किताबत पे या नवीसी पे ज़्यादा जोर ना लगाएं। लेकिन एक बात जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जैसे मैं टीचर हूँ और मुझे पता है कि अगर क्लास में मैंने जाके पढ़ाना है, चाहे मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ या पंजाबी बोल रहा हूँ, जब मेरा लहजा, मेरा तलफ़्फ़ुज़, मेरी अदायगी दुरुस्त नहीं होगी, वो मुअस्सर नहीं होगी। अगर आपके बच्चे, मेरे बच्चे, मुस्तकबिल के जो बच्चे हैं, जो जवान होकर काम कर जैसे आप हैं, आप में अगर बात करने की सलाहियत मुकम्मल नहीं है तो दूसरा बंदा आपकी बात को समझेगा नहीं। अगर आपके अदायगी में वक्फ़े, आवाज़ का उतार चढ़ाव और आपका लहजा, ये तीनों चीज़ें मैच नहीं कर रही तो आपकी बात सुनने वाले पे असर नहीं करेगी। इसी तरह आपका पैगाम, आपके बच्चे का पैगाम, आपका बच्चा डॉक्टर है, आपका बच्चा इंजीनियर है, आपका बच्चा फ़िलासफ़र है, जो भी वो पैगाम बाकी लोगों को देना चाहता है, अगर वो लिख के रिटन शक्ल में देता है तो क्या होगा कि उसका असर ज़्यादा होगा। जैसे आप देखें, आप एप्लीकेशन देते हैं, कोर्ट में जाते हैं, पहले एप्लीकेशन लिखने के लिए अराइज़ नवीस बैठाए हुए थे क्योंकि उनकी लिखाई हमसे बेहतर थी, हालांकि उन्होंने कोई मोती तो नहीं पुराने। फिर क्या हुआ, आजकल कंप्यूटर आ गया, फिर कंप्यूटर वाला उधर बैठा हुआ है। यही बात है कि बड़े के सामने आपकी एप्लीकेशन जाएगी, दरख्वास्त जा रही है, तो वो देख के मुतासर हो कि आपकी राइटिंग दुरुस्त है, आपका तरीका लिखने का दुरुस्त है। तो मेरा पैगाम यही है कि जिस तरह बोलने से आपकी बात में वज़न होगा, इसी तरह अगर आपके बच्चे की लिखाई अच्छी होगी तो माशरे में उसका जो मुस्बत असर होगा और लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आखिर पे 3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा और वो ये कि ये हमारे वो असातिज़ा हैं, जैसे ये कह रहे थे कि 2 साल के बाद याद करवाया, नहीं, मेरा ख़्याल है टीचर इज़ ऑलवेज़ टीचर। और ये हमारे उन असातिज़ा में से हैं कि जिन लोगों ने हमें यानी हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया। तो आज चूँकि हमारा जो निज़ाम तालीम है, इंशाअल्लाह हम आगे, चूँकि मियाँ साहब ख़ुद भी माहिर तालीम भी हैं, तो आज के निज़ाम तालीम में जो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो माज़ूरियाँ कह लें उस निज़ाम तालीम की, कि वो बच्चों को
डिग्री तो दे रहे हैं, उनकी क्लासेस पास करवा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो इल्म का जो असल ख़जाना है, जो टेक्निक्स हैं, वो स्किल्स उनके अंदर नहीं जा रही। तो इंशाल्लाह हम इसी के सीक्वल के तौर पे एक हिस्सा जो है वो मियाँ साहब के साथ जो निज़ाम तालीम में जो बुनियादी चीज़ें हैं जो बच्चों को पता होना चाहिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह सेशन करेंगे। फिर आखिर पे क्योंकि मियाँ साहब का हुज़ूर मियाँ साहब के जो भाई की औलाद और उनके ख़ानवादे से ताल्लुक़ है, तो इस्लाह माशरा के लिए, सोसाइटी के लिए, बेहतरी के लिए जो हुज़ूर मियाँ मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम से लोगों को जो पैगाम दिए हैं, इंशाल्लाह वो सैफुल मुल्क शनासी और उनके कलाम के हवाले से भी हमारा जो है वो इंशाल्लाह काम होगा। मैंने कल एक जगह पे लिखा है और इंशाल्लाह अनकरीब अहले इलाका और पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए हम इंशाल्लाह इस आइडिया को मज़ीद पुख्ता करेंगे कि हम एक रिसर्च सेंटर और एक पब्लिक लाइब्रेरी की यहाँ पे कोशिश करें। ज़ायरीन आएँ, यहाँ पे हाज़िरी भी दें और इसके साथ साथ जो इल्म के साथ इन औलिया ने हम लोगों को जोड़ा है, उस ताल्लुक़ को दोबारा से ज़िंदा किया जाए। फिर वो जो रिसर्चर्स हैं, आल दो कि इस वक्त मैं जानता हूँ, जब मैंने कल सेशन एक किया है तो मुझे पता चला है कि मिनहाज यूनिवर्सिटी में भी इसके ऊपर काम हो रहा है और हमारे एक कश्मीर के ही दोस्त हैं जिन्होंने जो एमफिल का मकाला है वो हुज़ूर मियाँ साहब की ज़ात पे और उनके कलाम पे लिखा है। तो ऐसे वो दोस्त जो इंग्लिश के थ्रू ये काम करना चाहते हैं, जो नॉन मुस्लिम नहीं मगर मियाँ साहब की तालीमात के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम उनके लिए नायाब कुतब को पहले ज़ख़ीरा करेंगे स्कैन फ़ॉर्मेट में, फिर उसकी ट्रांसलेशंस का काम है, फिर रिसर्च और इन जैसे साज़ा का जो फिर टाइम लेके उन कलाम को बाकायदा सीखना, उनके मतलब को, मफ़ाहीम को समझना, ये बड़ी ज़रूरी बात है। जो आज उर्दू नवीसी के हवाले से चूँकि ये क़िबला मियाँ साहब की अमानत थी, तो इनके ज़रिए मैंने कहलवाना मुनासिब समझा। इस पे इंशाल्लाह जो एक क्लोज़ लुक वीडियोज़ हैं वो भी बनाएँगे। मैं कुछ लिटरेचर आज इनसे इंशाल्लाह लेके जा रहा हूँ और इंशाल्लाह हम मज़ीद इसके ऊपर एक खुशखती की एक पूरा जो सेट है वो बना के उस मुतलका स्टूडेंट तक जिसके वालिदैन ये चाहेंगे। क्योंकि पिछले ही दिनों मुझे एक बैंकर ने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि हमारे बच्चे को कोई अगर उर्दू लिखाए घर आके तो हमारी खुशकिस्मती होगी। अब चूँकि ये दौर ऐसा चल रहा है कि हर बच्चे को वालिदैन ये समझते हैं कि शायद ये इंग्लिश अच्छा बोल लेगा, ये कंप्यूटर चलाना सीख लेगा, तो ये बड़ी बात है। नहीं, जो आपकी कौमी ज़ुबान है और कई कई ख़ानदानों की ये मादरी ज़ुबान है जो आपकी उर्दू है और दुनिया के लोग इस ज़ुबान के अंदर आके आप रिसर्च कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी, हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। मियाँ साहब बारे दिगर आपका टीम अब्दुल अम्मार मुनम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिलते हैं किसी नई बात के साथ, किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।